क्वेश्चन नंबर 4 का नाम बताएं। ये दो तीन लोग इस तरफ आ सकते हैं शायद। ये ऑनलाइन आपने किए कंप्लीट? जस्ट एक मिनट जरा, बच्चे आ रहे हैं। ये बंद हो गया लाइट का, बटन ऑन करें। जस्ट एक मिनट जरा, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन निकालें ना, जहाँ जहाँ इश्यूज हैं फिर मैं भी डिस्कस करता हूँ। ये खाली चेयर, एक एक आगे आ जाए, एक स्टूडेंट ये इधर बिठा लेंगे इधर। चलिए जी, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में कोई इशू है तो, या आप कुछ कह रहे थे? किसी फिगर में अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज, सॉरी क्या करें? 672। नहीं वैसे तो मेरे ख्याल फिगर्स ठीक है, टाइपिंग एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की वर्किंग में कोई इश्यूज है? जो नई मशीनरी है ये, उसकी डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स की चार्ज की है? क्वेश्चन देखें प्लीज, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होती है? नहीं, व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। ये सही वर्ड जरा ध्यान रखें। अब एक एसेट लिया, फैक्ट्री में आ गया था 1 अक्टूबर को, और इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल हुआ वो कहता है 1 जनवरी को। तो अगर एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ कब होगा? जब वो उस पोजीशन में आ जाएगा कि आप इंस्टॉल एसेट यूज़ कर सकें। तो एसेट जब तक इंस्टॉल नहीं होगा आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। सही बरल वर्ड्स अगर जहन में रख लेंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन में हो जाएगा। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज़। जी अब देख लीजिएगा बेटा, आई होप कि आपने क्वेश्चन किया है यार। लास्ट लाइन्स क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया बेटा? जब गुस्से से देख रही है सारी दुनिया। एनी कंफ्यूजन इन द क्वेश्चन नंबर 4? एनी प्रॉब्लम, एनी इशू इन द वर्किंग? क्वेश्चन नंबर 5 में है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कोई मसला किया? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग बनाना था। एसेट अकाउंट WDV पे बन रहा था और डिस्पोजल भी WDV पे आनी थी। कुछ मिलता जुलता था जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 किया था। बहरहाल स्टिल एक दो बातें शायद मैंने बताई थी। नंबर 1 शायद, पॉइंट नंबर 1 में एक परचेज हुई थी 80,000 की, लेकिन उसमें से 30 शायद दिया था। एंट्री समझ आ गई थी? क्या एंट्री हुई थी जरा बताएं जरा। एसेट डेबिट 80,000, मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट शायद 30,000 और पेएबल क्रेडिट 50,000। आपने डेफिनेटली इस तरह से लिखा होगा, यहाँ एक स्लैश करके लिखा होगा, कैश 30,000 और पेएबल। लेकिन डेफिनेटली एसेट टोटल कितने से डेबिट हो रहा है? एसेट आ गया हुआ है, पेमेंट में डिले है थोड़ा सा, तो डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर से ही चार्ज होगी। ये कितने मंथ्स बनते हैं इसके? 30 जून है, काउंट किया हो गया डेप्रिसिएशन जरा ढूंढे इसकी। 80,000 कितने मंथ्स डेप्रिशिएट हुए? 9 मंथ्स बनेंगे, गिने होंगे यार, मैं वर्किंग में से कह रहा हूँ, घर में वर्किंग में से देख के बता रहे हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो फर्स्ट ईयर के अपने कैलकुलेट किए। जी क्रेडिट बेटा 80,000 नहीं 50,000 है, वो जरा स्लैश करके आंसर में लिखा हुआ था। तो आंसर में इकट्ठी जरा पेमेंट स्लैश करके लिखिए, तो आप ऐसे ना लिखें, आप 30,000 कैश के रेफरेंस से लिखें और 50,000 फिर पेएबल के रेफरेंस से लिखें। ठीक है जी, एनी अदर इश्यूज प्लीज? देख रहे हैं अभी क्वेश्चन अटैम्प्ट तो हो सकते थे, लेकिन अगर आपने किए हैं तभी फायदा। आई होप कि आपकी खामोशी का मतलब वो नहीं है जो मुझे लग रहा है। खामोशी का मतलब वही है ना, मतलब जिन्होंने किया ठीक है प्लीज। अब ये जाती है, ये जो मेरा क्वेश्चन है यही गलत है, जिन्होंने किया है, यानी कि जो सब ने किया है ठीक है। इसका आंसर तो यस नहीं ना है। मेरे अलावा सबका कंप्लीट है सर?
नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने पहले कर लिया हमारा ये। जी मेरे सामने एक क्वेश्चन है, उसका ज़रा मैं आंसर आपसे ज़रा चाह रहा हूँ। ये टैक्सेस के हवाले से रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल वर्ड सुना कभी आपने? इसमें बड़ा अगर टैक्स नॉन रिफंडेबल है ना, इसका मीनिंग ये है कि आपने टैक्स पे किया और आपको वापस नहीं मिलना। अगर आपने टैक्स दिया है और वापस नहीं आना तो फिर वो सिंपली आपकी कॉस्ट है। लेकिन अगर टैक्स रिफंडेबल है तो फिर इसका मतलब वो पैसे आपके रिसीवेबल है। तो मेरे से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या जो टैक्स है अगर नॉन रिफंडेबल है कॉस्ट में ऐड होगा, तो अगर रिफंडेबल है तो लेस होगा। फंडेबल लेस नहीं होगा, रिफंडेबल एक एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होगा। इट सिंपली मीन्स अगर नॉन रिफंडेबल टैक्स है तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और अगर रिफंडेबल है तो आपका रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा। इट मीन्स फिर उसका आपके एसेट से ताल्लुक होगा। बहरहाल अभी पता नहीं, अब ये बातें आपने पहले सुनी हुई सही तरह डिटेल में, ये नहीं, तो इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद डिटेल में करूँगा। लेकिन रिफंडेबल मीन्स वैसे क्या होगा? आपने 1 लाख किसी को दिया है और वो रिफंडेबल है, इसकी एंट्री बताया था। किसी को लाख दिया है और रिफंडेबल है, रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। और रिसीवेबल का मतलब एसेट आपका एक अलहदा से प्रीपेड टाइप चीज़ है, आपके प्रीपेड में आनी चाहिए। इट मीन्स ये समटाइम्स इंपोर्ट स्टेज पे होता है। जब अगर आप पाकिस्तान में चीज़ इंपोर्ट करें तो गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट स्टेज पे कुछ टैक्सेस लेती है। तो अगर वो टैक्स आपने दिया है और वापस नहीं होना, तो फिर फॉर एग्जांपल 50 लाख की अगर मशीन है, 5 लाख गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया और वापस नहीं होना, तो इसका सिंपली मतलब 55 लाख की मशीन होगी। तो अगर तो नॉन रिफंडेबल है तो सिंपली कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो अगर आप 50 लाख की मशीन है और जो 5 लाख गवर्नमेंट ने फिलहाल लिया तो है लेकिन एडवांस में लिया है, सब्सिक्वेंटली रिटर्न हो जाएगा, तो इसका मतलब मशीन आपकी 50 लाख की एज इट इज़ रहेगी। और ये जो 5 लाख की अलहदा रिफंडेबल टैक्स आपका अलहदा एसेट्स में रिसीवेबल बनेगा। तो लेस करने वाली सेंस नहीं है, लेस करना मतलब नहीं है इसका। इसका सिंपली मतलब है कि अलहदा एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, क्लियर? एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? यहाँ पे एक इम्पोर्ट ड्यूटी शायद आई थी, कोई नॉन रिफंडेबल शायद। जी जी, आप कुछ कह रहे थे जी? एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 की दूसरी स्टेटमेंट पे आइएगा जी। 1 मिनट मतलब खोल लेता हूँ। अच्छा, ये बुक्स अब अवेलेबल है? कोशिश करें कल तक बुक्स अगर अवेलेबल हो जाए। है वैसे सबके पास? इनके पास नहीं भी है, कोशिश करें कल हो जाए यार, बुक लेनी तो है ही हो। जी मेरे साथ सर आप 1 दिसंबर वाली लाइन पढ़ना। मशीन दैट was purchased for ₹2 lakh was installed at a cost of ₹10,000 on 1st August 2009 was fully destroyed in accident। 1 दिसंबर की बेटा डेट है। 1 दिसंबर पे एक मशीन जो आपने 2 लाख की खरीदी थी और 10,000 उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आई थी 1 अगस्त वाले दिन, वो डैमेज हो गई है। डैमेज डेट बताएंगे? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर वाले दिन ये मशीन डिस्ट्रॉय होगी। इसे ख़रीदा कब था? 1 अगस्त को। 2 लाख उसकी परचेज कॉस्ट थी, लेकिन 10,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी थी। इसका मतलब टोटल 2,10,000 की ये मशीन थी। 1 अगस्त 2009 इसकी परचेज डेट थी। इसका मतलब 1 अगस्त 2009 से लेके 1 दिसंबर 2011 तक ये मशीन यूज़ भी हुई है। तो डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज होगी, WDV बनाएंगे इसकी आप, और 1 दिसंबर 2011 पे फिर इसकी डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लेंगे। फुली डिस्ट्रॉय अगर होगी है तो फिर इसका मतलब शायद इसके अगेंस्ट को कैश ना आया हो। लेकिन आपने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, एक सेकंड रिक्वायरमेंट ज़रा देखें, उसमें था मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट अगर आपने बनाना है तो सेल प्रोसीड्स आपको चाहिए भी नहीं है। इस तरह की चीज़ें भी ज़रा क्लियर होनी चाहिए सही। यकीनन डिस्पोजल अगर हो रही है और एसेट अकाउंट WDV पे है, सब साथ है मेरे, डिस्पोजल है, एसेट अकाउंट WDV पे है, तो एक एंट्री होनी है कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। वो किस अमाउंट से होती है? नहीं नहीं बता, कैश डेबिट, कैश सेल प्रोसीड से, तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ये बताया कि ये इंश्योर्ड थी या नहीं। तो और उसकी अमाउंट अगर नहीं भी है तो इस एंट्री की हमें ज़रूरत ही नहीं है। एग्जामिनर ने कोई हमसे डिस्पोजल अकाउंट मांगा ही नहीं। तो कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट, क्रेडिट, सेल प्रोसीड से एंट्री होती है, उसने बताया ही नहीं और हमें ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, जो दूसरी एंट्री है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी क्रेडिट, वो WDV पे रिकॉर्ड होनी है। वो हमारी मशीनरी के लेजर में क्रेडिट साइड पे फिगर आनी चाहिए और उसकी हम वर्किंग कर सकते हैं। तो वैसे भी फुली डिस्ट्रॉयड शायद है, लेकिन डेफिनेटली ये भी हो सकता है कोई इंश्योरेंस हुई हो और कोई कैश मिल जाए। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढा के अंदर, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 1
उसमें अगर ये रिक्वायरमेंट्स ऊपर सेकंड लास्ट लाइन पड़ी जाए, 1 अक्टूबर 2015 जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये होगा पेज सबके पास। मशीन टू डैमेज हुई थी, जिसको कोई नई मशीन के साथ एक रिप्लेस किया था, लेकिन उसकी कोई इंश्योरेंस थी, उसका क्लेम हमें मिल गया था 12,400, तो उसकी फिर हमने एंट्री कर दी। लेकिन अगर एक मशीन, लेकिन असल जो मेन चीज़ है वो ये कि हमसे डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ मशीनरी का लेजर रिक्वायर्ड है, और मशीनरी के लेजर में डिस्पोजल की सिर्फ WDV आनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ और तो नहीं था, मैंने कुछ और ही बोल दिया। एनी अदर कन्फ्यूजन? अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन घर के लिए दूँ तो इट डजंट रियली मीन्स के उसमें कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकता है। क्वेश्चन घर के लिए अगर दूँ तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई चीज़ आपको ना समझ आए। तो नेक्स्ट डे में डिस्कशन का फिर मकसद यही हुआ करेगा कि वो जो चीज़ है जिसको नहीं आप सही समझ पाए, वो यकीनन मुझसे पूछें ताकि वो भी क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़रूर करें, लेकिन अगर कोई मसला रह जाए तो वो यकीनन फिर नेक्स्ट डे में डिस्कस होना चाहिए। ठीक है, तो एनी अदर कन्फ्यूजन? दी लास्ट लाइन्स। चले फिर एक नया पेज निकालें रजिस्टर को। इंशाल्लाह भी एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा एक छोटी सी चीज़ बीच में और ऐड करता हूँ। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई इशू रहेगा? ये एक हेडिंग लिखेगी तरह, एक्सचेंज ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डिस्पोजल ही की तरह की एक छोटी सी चीज़ और भी है, तो हेडिंग लिखें एक्सचेंज ऑफ, वो मी एलसीडी क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बड़ा लास्ट लाइंस वाले हजरात ज़रा बताते रहिएगा कि ये सही पढ़ा जा रहा है, बहुत छोटा तो नहीं होगा। अगर कोई इशू बने, वैसे तो मैं थोड़ा सा बड़ा ही लिखता हूँ, लेकिन अगर कोई मसला हो तो ज़रा थोड़ा बता दीजिएगा साथ। जी, PPE स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हम किन एसेट्स को कहते हैं? उन टेंजिबल एसेट्स को कहते हैं जिन्हें हमने बिजनेस में यूज़ के लिए रखा होता है, एंड दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, हेल्ड फॉर यूज़ हो और उनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, तो ऐसे एसेट्स कोलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? एनी एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, मोटर व्हीकल, हर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम जिसे इस्तेमाल के लिए हमने रखा हुआ है। अब मैंने हेडिंग लिखी एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कोई पुरानी मशीन देके उसकी जगह नई मशीन ले लेना, एक्सचेंज। पुरानी मशीन देके कोई नई मशीन ले लेना एक्सचेंज कहलाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल जरा नीचे लिखें, हेडिंग के नीचे। सपोज एन ओल्ड मशीन costing rupees 12 lakh and accumulated depreciation of rupees 7,50,000 is exchanged with a new machine costing rupees 6 lakh।
The transaction is settled by paying 3,80,000. The transaction is settled by paying 3,80,000 cash. जो लोग लिख लेंगे जरा एक नज़र दोबारा पढ़ के जरा ट्रांसलेशन करें जरा, मैं फिर समझाता हूँ। जी नोट हो गया, नोट हो गया सर। चलें बेटा इस पैराग्राफ को ज़रा पहले समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस काइंडली अपना ही समझना। एक मशीन थी आपके पास, कितने का ख़रीदा था? 12 लाख का। कितने रुपीस तक डेप्रिशिएट हो गई थी मशीन? कैलकुलेटर पकड़ा, इट मीन्स कितनी वैल्यू की रह गई थी? WDV कितनी बनती है? 4,50,000 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। देन बेटा इसे एक्सचेंज किए। एक्सचेंज का मतलब पुराना देके, पुरानी मशीन देके नई लिए। नई मशीन की कॉस्ट है 6 लाख। फिर इस ट्रांजैक्शन को सेटल किया और 3,80,000 कैश हमने दिए। तो ज़रा विजुलाइज करें कि आप इस मशीन को एक्सचेंज कर रहे हैं। आप अपनी पुरानी मशीन सप्लायर के पास लेके गए होंगे जिससे आप नई मशीन ले रहे हैं। नई मशीन जो बेच रहा है उसकी शॉप ज़रा जहन में लाए। आप अपनी पुरानी मशीन लेके पहुंचे, पुरानी मशीन आपने सामने रखी, उसकी जगह कोई नई मशीन पसंद की, पुरानी देख के अब आप नई मशीन लेने लगे हैं और आपने 380,000 कैश भी दिया है। यहाँ तक ट्रांसलेशन ठीक है मेरी? अब आप बताएं आपने क्या क्या दिया है? आपने पुरानी मशीन दी है और कैश दिया है। आपको उसके अगेंस्ट क्या मिला? नई मशीन मिली। पुरानी मशीन आपकी बुक्स में कितने की थी? 4,50,000 की। खरीदी थी 12 लाख की, लेकिन 7,50,000 तक हम यूज़ कर चुके हैं। तो जिस वक्त ये एक्सचेंज हुई है उस वक्त ये मशीन हमारी बुक्स में 4,50,000 की थी। हम पुरानी मशीन और कैश दे रहे हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास नई मशीन आ रही है। इससे पहले कि हम अकाउंटिंग की तरफ चलें और ज़रा कॉन्सेप्चुअली चीज़ें सोचने की कोशिश करें। जब आपने बेटा अपनी पुरानी मशीन सप्लायर के सामने रखी होगी और आप उसको एक्सचेंज करना चाह रहे हैं नई मशीन से, तो जो मशीन बेच रहा है, जो नई मशीन बेच रहा है सप्लायर, एक आप हैं एक वो है। आप सेलर हैं, वो फिलहाल इस पुरानी मशीन के एंगल से बाहर है। जिसको ये मशीन आप बेच रहे हैं नई मशीन के अगेंस्ट, वो इस पुरानी मशीन की WDV देखेगा या मार्केट वैल्यू देख के फैसला करेगा कि आपसे उसने अपनी मशीन के बदले कितने कम पैसे लेने हैं। ये मेरे वर्ड जरा दोबारा समझने के लिए बोर्ड पे फिगर देखें। नई मशीन कितने की है? हम पैसे कितने दे रहे हैं? तो यार नई मशीन 6 लाख की है, हमसे वो 380 ले रहा है, कितने कम ले रहा है? डिफरेंस 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 प्लीज। नई मशीन 6 लाख रुपए की है, 3,80,000 हम दे रहे हैं।
2,20,000 कम दे रहे हैं, ऐसे ही 2,20,000, तो वो कम क्यों ले रहा है हमसे? हम सिर्फ कैश नहीं दे रहे, हम पुरानी मशीन भी दे रहे हैं। तो अगर ये ट्रांजैक्शन 3,80,000 पे सेटल हुई है और 2,20,000 कम पे सेटल हो रही है, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि हमारी पुरानी मशीन की मार्केट वैल्यू क्या निकली है। हमारी बुक्स में तो 450 की है, 4,50,000 WDB की है, लेकिन जब ये एक्सचेंज होगा तो मार्केट वैल्यू देखी जाएगी पहले पुराने की, और फिर पुरानी मशीन की मार्केट वैल्यू देखने के बाद ये डिसाइड होगा कि हमने नए एसेट के अगेंस्ट पे पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, और अगर देने हैं तो कितने देने हैं। 6 लाख रुपए की नई मशीन है, अगर पुरानी मशीन ना होती तो 6 लाख की हम मशीन खरीदते, कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है, बिजनेस हो रहा है, 6 लाख की मशीन 6 लाख कैश पे हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन हम 2,20,000 कम कैश दे रहे हैं। और वो जो कम कैश दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं? पुरानी मशीन दे रहे हैं, लेकिन क्या पुरानी मशीनरी की वजह से हमें 220,000 बेनिफिट मिल रहा है? मेरे वर्ड्स नहीं सुने आपने? क्या पुरानी मशीन की वजह से हमें नई मशीन की कॉस्ट में 2,20,000 का फायदा मिल रहा है? आप नेट की तरफ जा रहे हैं, मैं भी नेट नहीं कर रहा। क्या हम पुरानी मशीन की वजह से कुछ कम पैसे दे रहे हैं? कितने कम दे रहे हैं? 2,20,000 कम दे रहे हैं, लेकिन क्या हमारी बुक्स में वो मशीन 4,50,000 की थी? तो क्या नेट ऑफ करके हमें इस एक्सचेंज पे कोई गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? अचानक लॉस बीच में कहाँ से आ गए? एक और एंगल से पहले कंसंट्रेशन समझा जरा। लेट्स अज्यूम एक्सचेंज नाउ, सेम सिनेरियो है। सपोज एक्सचेंज नाउ, एक्सचेंज की जगह सपोज डिस्पोजल हुई है कैश पे। एक ये भी तो हो सकता था कि हम इस पुरानी मशीन को कहीं बेच देते, पुरानी मशीन को कहीं बेचते, जो कैश मिलता है उसे जेब में रख लेते और बाद में फिर नई मशीन खरीद लेते। यकीनन इस वक्त हुआ एक्सचेंज ही है, लेकिन जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन हम अगर इसे सेल करते और फिर नई मशीन खरीदते तो देन सिनेरियो क्या बनता? मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने आंसर सोचना है। लेट्स अज्यूम अगर हम सेल करें तो मार्केट में सेल मार्केट वैल्यू पे होगी या WDB पे होगी? तो WDB कितनी है? 4,50,000। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? ये 2,20,000 को समझ आता है? 2,20,000 कहां से आ गया? 6 लाख कॉस्ट है, 3,50,000 दे रहे हैं, 3,80,000 सॉरी दे रहे हैं। तो जो सप्लायर है जिससे मशीन ले रहे हैं उसने हमारी मशीन को देखा होगा और लग रहा है कि निगोशिएशन डेफिनेटली हमने पूरी कोशिश की होगी इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बने, उसने भी कोशिश की होगी कम से कम बने, लेकिन अगर फाइनली 3,80,000 पे ये सेटलमेंट हो रही है ट्रांजेक्शन की, तो 2,20,000 की फिगर से हम और वो एग्री हुआ होगा। और 2,20,000 इसका मतलब इस मशीन की, पुरानी मशीन की मार्केट वैल्यू है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इसे बेचते तो 2,20,000 हमें कैश मिल जाता सर। हम 3,80,000 और निकालते, टोटल कितना हो जाता? और 6 लाख पे नई मशीन खरीद लेते। क्या ये हो सकता था सर? लेकिन हुआ क्या? पुरानी दी है, नई ले ली है, और 6 लाख पूरा देने की बजाय 3,80,000 दे के काम चला लिया। कितने पैसे लेके दोबारा देने की बजाय 2,20,000 बेच के ले सकते थे, फिर वो लेते फिर दे देते। नेट ही कितना दे दिया है? ये वर्ड्स मेरे समझ आते हैं? अगर हम बेचते कितना ले लेते? 2,20,000 बेच देते कहीं, और फिर 2,20,000 अपने 3,80,000 में मिला के 2,20,000 जमा 3,80,000 देके 6 लाख पे भी ले सकते थे। लेकिन हमने 2,20,000 लेने और 2,20,000 देने की बजाय क्या किया? हमने पुरानी मशीन दी, 3,80,000 का कैश दिया, और बदले में क्या ले लिया? 6 लाख की मशीन ले ली। नहीं समझ रही? अगर सेल करते तो कितने पे कर सकते थे, और फिर दोबारा पूरी कॉस्ट पे मशीन खरीद सकते थे। लेकिन डिसाइड क्या हुआ कि हम एक्सचेंज कर लेते हैं, पुरानी दे देते हैं और उसकी जगह नई ले लेते हैं।
क्या पुरानी मशीन देने की वजह से हमें कुछ कम पैसे देने पड़े? कितने कम देने पड़े? लेकिन क्या वो 2,20,000 जो कम देने पड़े वो उससे कम है जो हमारी बुक्स में इस मशीन की WDV आ रही है? कुछ बात यहां तक फॉलो किया प्लीज। तो क्या नेट करके एक्सचेंज पे गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? क्या ये हमेशा लॉस ही होता है? एक सेकंड के लिए सपोज मैं कुछ फिगर जरा बदल दूं, अगर लेट्स अज्यूम 10,50,000 सपोज हो, आप ना बदलिएगा, मैं जस्ट वैसे ही आइडिया देने के लिए लेट्स अज्यूम 10,50,000 WDV क्या बनेगी? 1.5 लाख रह जाएगी। सपोज 12 लाख की कॉस्ट थी और हम 1050 मीन एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन 10,50,000 हो चुकी थी, तो अब हमारी बुक्स में ये मशीन 1.5 लाख की है। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। कितनी की नई मशीन है? पार्टिसिपेट किया करें प्लीज। 6 लाख की नई मशीन है, कैश दे रहे हैं 380,000, 2,20,000 कम दे रहे हैं पुरानी मशीन की वजह से। ऐसे ही है सर? क्या ये 2,20,000 कंसल्टेशन वर्ड से नंबर है? क्या ये 2,20,000 मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट कही जा सकती है? 2,20,000 मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट कह सकता हूँ, लेकिन क्या इस सिनेरियो में ये मार्केट वैल्यू ज्यादा है, WDV कम है? अब इस केस में 70,000 क्या बनेगा? गेन भी हो सकता है। तो क्या एक्सचेंज में गेन या लॉस कैलकुलेट हो सकता है? इससे पहले कि मैं इन फिगर्स को लिखूं आपके सामने, आप जरा थोड़ा सा पेजेस पीछे जाएं जरा। जिस दिन हमने एक हेडिंग लिखी थी रजिस्टर पे, डिस्पोजल ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो जब पहली एग्जांपल निकाला था, हेडिंग ढूंढे डिस्पोजल ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एग्जांपल छोटी सी लिखी थी, जस्ट टू रिमाइंड, डिस्पोजल पे गेन लॉस कैसे आता है जी? सेल प्रोसीड्स एंड WDV। सेल प्रोसीड्स ज्यादा हो तो गेन होगा, और अगर सेल प्रोसीड्स कम हो तो लॉस आएगा। इधर अगर गेन लॉस कैलकुलेट करना चाहो, हाँ जी, तो सेल प्रोसीड्स की जगह वर्ड हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट एंड WDV। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट कम है तो लॉस हो जाएगा, कम है। और अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट ज्यादा है, एसेट अपना ही समझे ना, पुराने एसेट की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, कैसा लग रहा है? आपका एसेट है यार, मेरा नहीं भाईजान, आपका बिजनेस है। पुराने एसेट की मार्केट वैल्यू ज्यादा लगी है, गेन है, अच्छा लग रहा है, और अगर कम है तो लॉस है। कंपेयर किससे होना चाहिए? तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी सिंपल डिस्पोजल है, सिंपल डिस्पोजल का मतलब कैश के अगेंस्ट बेचा है, तो फिर तो कैश मीन सेल प्रोसीड्स और WDV का कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सचेंज हुए एसेट्स, तो कैश की जगह, सेल प्रोसीड्स की जगह मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट और फिर WDV का कंपैरिजन होगा। ठीक है प्लीज, आज जरा यहाँ भी लिख लेते हैं। बाकी अपने फुल जरा कंसंट्रेट करना है, जरा फिगर्स के अंदर जरा हमने और लॉजिकली सोचना है, ताकि बात जरा सही तरह समझ आ जाए। लेकिन बहरहाल चलें, जितनी बात हुई है पहले इसको जरा नोट करना। गेन स्लैश लॉस ऑन एक्सचेंज। Gain loss on exchange is the difference between market value of old asset and minus जी मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट माइनस WDV ऑफ न्यू एसेट। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। ओल्ड एसेट एक्सचेंज हुआ, तो किसकी क्या और किसकी क्या ले लें? ओल्ड एसेट की मार्केट वैल्यू ले लें और ओल्ड एसेट ही की WDV ले लें। जी, एनी कंफ्यूजन इन द वर्ड्स? बस एक चीज मेरे से सुन लें जरा,
मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, परेशान ना होइएगा। एक सिंपली एक टर्म है, जिस तरह कैश के लिए मैं सेल प्रोसीड्स वर्ड यूज़ कर रहा था। सेल प्रोसीड्स अगर वर्ड बोलो तो क्या समझ आएगा? वो जो कैश है डिस्पोजल पे। तो इसे ना जो पुराने एसेट की मार्केट वैल्यू है उसे कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस अगर कभी वर्ड बोल ही दूं तो आपके जहन में क्या आएगा? मैं क्या बात कर रहा हूँ? ओल्ड एसेट की मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। और डाटा ज़रा देख के जो अभी पर वर्किंग हो रही थी, मुझे बताएंगे ट्रेड इन अलाउंस कैलकुलेट कैसे हो सकता है अगर ये गिवन ना हो तो? आप बताएंगे इस डाटा में से मार्केट वैल्यू है कितनी? मुझे मार्केट वैल्यू बता सकते हैं आप इस डाटा से? नहीं, मार्केट वैल्यू है कितनी? 2,20,000। कैसे सॉल्व हो रहा है? कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट माइनस कैश पेड। कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट 6 लाख माइनस कैश पेड 3,80,000। तो ट्रेड इन अलाउंस मींस मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट अगर कभी कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो हम क्या वर्ड्स यूज करेंगे? इन वर्ड्स की बेस पे वर्किंग कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट माइनस कैश पेड। जी, वर्ड समझ आ रहे हैं प्लीज? नीचे मैंने एक सॉर्ट ऑफ फार्मूला लिखा है इसका ट्रेड इन अलाउंस का। और ट्रेड इन अलाउंस सिंपली मींस मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट आ रही होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं वर्किंग करूं तो कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट इज 6 लाख, कैश पेड इज 380,000, which means market value of the old asset is 2,20,000। WDV कैलकुलेट करवा रहे थे आप लोग, 4,50,000। 12 लाख माइनस 7,50,000 जो ऊपर हुआ था 450,000। और इसका बेटा जो डिफरेंस है 2,30,000 शायद बन रहा है। सॉल्व करें आप लोग, सॉरी बात, सॉरी 2,20,000। जी एक जीरो ज़रा मेरा ज़्यादा हो गया। 2,20,000 माइनस 450 तो 2,30,000। नेगेटिव फिगर ऑब्वियसली आ रही है जिस तरह उस लास्ट क्लास में आप कह रहे थे, लेकिन ये नेगेटिव फिगर रिफ्लेक्ट्स लॉस ऑन एक्सचेंज। जी करंटली अगर यहाँ तक लिख लिया तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक नज़र रिवाइज कर लें इंडिविजुअली, ज़रा दोबारा सोच लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया? एनी कन्फ्यूजन जी प्लीज़? देख लें लगा लें एक मिनट और। किसी वर्ड में किसी फिगर में कन्फ्यूजन? जी चलें जी फिर आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखें जी, चलें जहाँ पे आप हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट। जिधर आप हैं उधर से आगे लिखें।
एक्सचेंज में हम रिसीव कर सकते हैं। सॉरी, एक्सचेंज में हम एक्सचेंज में हम कैश रिसीव कर रहे हैं या कैश पे कर रहे हैं? एक सिनेरियो बन सकते हैं, ऐसा ऐसा चलता है। एक ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आपके एसेट की मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अल्टीमेटली आपने कैश रिसीव कर लिए, तो आप आहिस्ता आहिस्ता। जी हेडिंग लिखें जी, काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट। प्लीज प्लीज कंसंट्रेट। अब यहाँ से बेटा मैं उसी तरह डिस्कस करने लगा हूँ जिस तरह हमने कैश के अगेंस्ट जब एसेट डिस्पोज किया था, तो इनिशियली गेन लॉस की वर्किंग के बाद फिर हमने अकाउंटिंग एंट्रीज लिखी थी, और अकाउंटिंग एंट्रीज दो सिचुएशंस में बनी थी। बल्कि दो सिचुएशंस पहले, नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, फिर एंट्रीज आर रिक्वायर्ड, सॉरी लेजर्स आर रिक्वायर्ड, लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो उसी तरह की यहाँ बहस अब होनी है कि अगर हमने एसेट एक्सचेंज किया है, एसेट अगर एक्सचेंज हुआ है तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, थोड़ा सा मेरा ख्याल इनिशियली दोबारा ये डाटा देखें, अपने जहन में ज़रा ये बना लें कि क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए, फिर डिफरेंट सिनेरियोज कैसे बन जाएंगे, उसको भी हम जो पहले पढ़ चुके हैं वहीं से ज़रा रिलेट करेंगे। तो आज ज़रा अपने सामने ये फिगर्स थी आपकी, इसको अगर ज़रा दोबारा गौर से देखा जाए। करूँ स्टार्ट? फुल इन्वॉल्व रहिएगा, तकरीबन डिस्पोजल वाली चीज़ है, तो उसी के साथ ही इंशाल्लाह इसको लिंक करके अभी हमने अकाउंट फॉर कर लेना है। तो अब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, स्टार्ट में देखें एग्जांपल पे, क्या ये पॉसिबल है कि आपकी बुक्स में एसेट 4,50,000 पे आ रहा हो, पुराना पुराना पुराना, वो कब आ रहा होगा? अगर हमने एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा नहीं बनाया होगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 12 लाख अलहदा आ रहा हो और 7,50,000 अलहदा आ रहा हो। तो पहले तो ये पॉसिबिलिटीज एज इट इज़ हो जाएंगी। इसको एक सेकंड छोड़ दें, हम आ जाते हैं कि ज़रा मेन काम क्या हो रहा है। अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो हमारे पास आ क्या रहा है, नया एसेट आ, नई मशीन आ रही। बताएंगे कितने की आ रही? 6 लाख की नई मशीन आ रही। जा क्या क्या रहा है? ओल्ड मशीन जा रही है और कैश जा रहा है। नई मशीन 6 लाख की आ रही है, कैश 380,000 जा रहा है। आप बताएं ओल्ड मशीन कितने वाली जा रही है? आप मार्केट वैल्यू बता रहे हैं 220 जो बता रहे हैं, बात आपकी सही है, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री के एंगल से गलत है। हमारी बुक्स में एसेट या कॉस्ट पे होगा या डब्ल्यूडीवी पे होगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं होगा। नई मशीन 6 लाख से डेबिट, कैश 3,80,000 से क्रेडिट, ओल्ड मशीन या 12 लाख से क्रेडिट या 4,50,000 से, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट्स अलहदा हैं या एक ही है। अगर पुराना एसेट डब्ल्यूडीवी पे है तो 4,50,000 से क्रेडिट होगा, और अगर पुराना एसेट हमारी बुक्स में कॉस्ट पे है तो 12 लाख से एसेट क्रेडिट होगा, लेकिन उस केस में फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी 7.5 लाख से डेबिट होगा। तो बात हजम हो रही है मेरी? तो आए जरा उसी तरह एक सेंटर में लाइन लगाएं पेज के। लेफ्ट साइड पे मैं जरा चाह रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही पेज बन जाए जिस तरह पहले बनाया हुआ था। जरा एक सेकंड जरा ढूंढेंगे उधर डिस्पोजल वाला जो पेज है, उसमें लेफ्ट साइड पे क्या लिखा था? नो सेपरेट लेजर या सेपरेट लेजर? तो उसी तरह बना लेते, नो सेपरेट लेजर था लेफ्ट साइड पे, ऊपर जो हेडिंग थी राइट लेफ्ट पे। तो आ जाए, चलो अब ठीक है, नो सेपरेट लेजर आ जाए। इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ accumulated appreciation, अब देख लीजिए कि ये वर्ड्स बार 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 बोले गए हैं, रिपीट हुए हैं। आपको पता चल जाता है इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। एसेट अकाउंट इस केस में डब्ल्यूडीवी पे होगा, और अगर लिखा जाए इफ सेपरेट लेजर ऑफ accumulated appreciation, तो इस केस में एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होगा।
जी इसमें वंस अगेन बेटा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं रिक्वायरमेंट के एंगल से. इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड एंड इफ लेजर्स आर, तो लेट्स अज्यूम इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. पहले ये लिख लेते हैं. अगर क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एंट्रीज ही रिक्वायर्ड है. इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. एनी कन्फ्यूजन बना ली हेडिंग्स पर? करूँ शुरू? ये लेफ्ट साइड पे मेरा ख्याल है मैंने बता दी एंट्री. हेल्प करेंगे ज़रा, कर दें हेल्प ज़रा. मशीन, न्यू मशीन चले लिख लेते हैं. न्यू मशीन डेबिट कितने से? 6 लाख का मतलब हमेशा कॉस्ट पे. क्या ख्याल है? लिखने से पहले एक मिनट सुन लें पूरी बात. मैं ठीक है फिगर्स भी लिख देता हूँ जो ऊपर डिस्कस हुई हैं. लेकिन क्या 6 लाख इज़ द कॉस्ट, नई मशीन की कॉस्ट? तो हमेशा नई मशीन कितने पे रिकॉर्ड होगी? अपनी पूरी कॉस्ट पे हो. पेशेंस, कैश कितने से क्रेडिट? उतने से क्रेडिट जितना गया होगा. और इस एग्जांपल में कितना गया है? 3,80,000. ठहर जाएं ठहर जाएं. ओल्ड मशीन कितने से क्रेडिट? 4,50,000. ठीक है. इट मीन्स 4,50,000 का मतलब एट WDV. किस दिन की WDV? ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज. अगर जरूरत पड़ेगी तो उसी तरह वर्किंग करेंगे. WDV ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज कर लिया करेंगे. और यही मेन चीज़ है. पर नई मशीन आई है, पुरानी मशीन और कैश गया है. कैलकुलेटर पकड़ें. मेरी इस एंट्री में मिसिंग फिगर बताएं कितनी है? किस तरफ फिगर है और कितनी है और क्या है? डेबिट अमाउंट्स में है. डेबिट्स में है. कितनी है? क्या चीज़ है? सही लॉस कैलकुलेट हो गया. तो 2,30,000 इस केस में लॉस ऑन एक्सचेंज है. लॉस ऑन एक्सचेंज कहाँ जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस में वही वैसे ही जाएगा जिस तरह डिस्पोजल का लॉस जाता है. और अगर इस एंट्री में क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस आ जाए तो गेन अदर इनकम में चला जाएगा. इन अदर वर्ड्स डिफरेंस इस एंट्री में गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. एनी कॉन्सेप्चुअल इशू प्लीज लिखें. पहले देख लिया करें ना ताकि फिर आपको स्पेस का भी पता चल जाए. मैं बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखना चाह रहा था. कैलकुलेट किया प्लीज 230. प्लीज 230 कहाँ से देख के लिखा है? नहीं नहीं 230 कहाँ, 230 कहाँ से देख के लिखा है? कैलकुलेटर से. कैलकुलेटर से, इसके अलावा कोई जवाब नहीं इसका. हाँ यकीन यही 230 पर सॉल्व भी हुआ था. लेकिन दोबारा जरा हमारा चेक हो गया कि अगर हम सही डेबिट क्रेडिट कर लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर इंशाल्लाह सही लॉस या गेन रिस्पेक्टिवली आ जाएगा. हो गया प्लीज? अच्छा चलिए ये एंट्री देख के जरा राइट साइड पे खुद देखिए जरा एंट्री. आपका क्या जेन कहता है, कुछ चेंज आना चाहिए नहीं? लिखें 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 प्लीज. लास्ट लाइन्स प्लीज. ये भी डाउन स्टूडेंट्स आप लोग कोशिश करें. जी क्या डिफरेंस आएगा जी?
नई मशीन कॉस्ट पे ही है, कैश कैश की अमाउंट पे ही है, एसेट पुराना WDV की बजाय कॉस्ट पे क्रेडिट होने की वजह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हेड याद आ जाएगा प्लीज। और बैलेंसिंग फिगर आपकी दोबारा वही 230 शायद बन जाएगी, चेक कर लें प्लीज। प्लीज लेफ्ट और राइट साइड पे डिफरेंस सिर्फ क्या है प्लीज बहस। अगर एसेट WDV पे क्रेडिट हो गया है तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं होगा, और अगर एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ है क्रेडिट हुआ है तो फिर इस एंट्री में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 7,50,000 भी आ जाएगा। प्लीज क्लियर है सर? देख के लिखना पड़ रहा है या सोच के सही हो गया? कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? आवाज़ मुझे हल्की सी जो आई वो यही है कि सोच के कर रहे हैं और बोर्ड से कैश के स्पेलिंग ढूंढ रहे हैं, सी के बाद क्या है, ए के बाद क्या लिखा नजर आ रहा है। प्लीज व्हाट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट एंट्री? बताएं बताएं, पूरा बताएं अपने आप को, प्लीज पूरा बताएं। नहीं वो तो ठीक है, उससे इम्पैक्ट क्या हुआ है? अगर सेपरेट लेजर नहीं, ऐसे WDV पे ही क्रेडिट होके बात खत्म हो गई है। सॉरी, अगर सेपरेट लेजर नहीं है तो, और अगर सेपरेट लेजर ऐसे कॉस्ट पे क्रेडिट हो रहा है और देयर फॉर फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एंट्री में आएगी ताकि नेट ऑफ होके WDV बने। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा डेफिनेटली इस वक्त जब मैं ये एंट्रीज लिख रहा हूँ ये इस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूँ। आई होप कि सबको पता है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा लॉस ही आए, इसलिए ब्रैकेट में नीचे लिख लेता हूँ दोनों तरफ ही डिफरेंस कैन आइदर भी, एक जनरलाइज जरा बना लेते हैं साथ, डिफरेंस कैन आइदर बी गेन और लॉस। ये प्लीज़ बेटा डिस्टर्बेंस काइंडली ख़त्म करें यार, ये प्लीज़ लास्ट लाइंस आवाज़ें बेटा आपकी यहाँ तक आ रही हैं, आप कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि आवाज़ ना ज़्यादा हो लेकिन बात बन नहीं रही, इसलिए बेहतर है कि क्लास में ही ध्यान रखा जाए। फिर जब मेरी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है ज़िंदगी में कभी नहीं बोले थे। तो प्लीज़ फुल इन्वॉल्व रहें, आपके लिए सब कुछ डिस्कस हो रहा है। और लास्ट लाइंस वाले तो वैसे ज़रा मेरे ज़्यादा डियर फ्रेंड्स हैं, मुझे फिगर्स पूछना याद नहीं रहा तो अब कैलकुलेटर्स रेडी रखिएगा ज़रा। जी सब ओके प्लीज़? जी अब इसी डिस्कशन में सेकंड पॉइंट प्लीज़ आप बताएं क्या बनाना है मैंने। इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड, अल्लाह ताला आपकी दोस्तियाँ यारियाँ हंसी मजाक सब कायम रखे, अल्लाह ताला आपको मुस्कुराता रखे, लेकिन क्लास के दौरान शायद ज़रा ये काम कंसंट्रेशन का है। मेरा ख्याल ये है कि अगर कंसंट्रेशन लैब्स थोड़ी देर के लिए भी हो तो सम टाइम फिर बाद में पता नहीं चलता कि क्या बात हो रही है। तो मैं खुदा न खास आपकी ना तो मुस्कुराहट के अगेंस्ट हूँ ना ही आपकी दोस्तियाँ, अल्लाह माफ़ करे, सब कुछ ओके है, लेकिन प्लीज़ पढ़ाई के दौरान शायद पढ़ाई ही होनी चाहिए। क्या ख्याल है सर? जी सर, अब हमारी बहस किस तरफ से किस तरफ जा रही है? लेजर्स आर रिक्वायर्ड में फिर डिस्पोजल अकाउंट आ जाता है। वंस अगेन बेटा यहाँ भी वंस अगेन इंशाल्लाह भी क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सचेंज हो रही होगी लेकिन रिक्वायरमेंट से पता चलेगा कि क्वेश्चन में डिस्पोजल अकाउंट लेजर्स रिक्वायर्ड है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी एंट्रीज को इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे कि डिस्पोजल अकाउंट के अंदर गेन लॉस की कैलकुलेशन हो जाए। जस्ट टू रिमाइंड, क्या सबको पता है कि कंपाउंड एंट्री में भी गेन लॉस आ जाता है और डिस्पोजल अकाउंट बना के भी आ जाता है। तो हमारी बहस सिर्फ ये है कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेजर ऑफ डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस निकालना है या कंपाउंड एंट्री में, शायद यही बात बस हो रही है जो पहले डिस्कस होती रही है। ठीक है प्लीज़? अच्छा ये मैं इस तरह करूँगा कि थोड़ा सा ही बस फ़र्क है बिटवीन द सेल अगेंस्ट कैश एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में एंट्रीज़ का। तो अगर आप मुझे पुरानी लिखवा दें जो पहले आपको पता है तो उन्हीं में फिर हम आपस में डिस्कस कर लेंगे कि कुछ चेंज आना चाहिए लॉजिकली या नहीं आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है पिछला पेज देखने की बजाय सर जहन से ढूंढ के लिखवा दें।
और अब आप ज़रा लिखिएगा नहीं, अगर उसमें कोई चेंज है या नहीं है पहले मैं वो डिस्कस कर लूँगा, और अगर कोई चेंज है कहीं तो वो मैं ठीक कर दूंगा चेंज करके, और उसके बाद फिर आराम से आप नोट कीजिएगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे, बाकी डेफिनेटली मैं भी बोलता हूँ ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली पिछला पेज भी हमने इसलिए बनाया कि हम उसे देख सकें। जी लेफ्ट साइड पे नो सेपरेट लेजर ऊपर चल रहा है, तो अगर लेजर्स रिक्वायर्ड हैं और नो सेपरेट लेजर सिचुएशन है, पुरानी एंट्रीज बोलनी है जी आपने। जी सबसे पहले बेटा कैश डेबिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, मत लिखेगा भी प्लीज। दूसरी एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है, एसेट अकाउंट क्रेडिट है, पर है डब्ल्यू। और अगर नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है तो ये बस दो ही एंट्रीज है। ठीक है प्लीज, तो आप पुराना छोड़ दें, जहन से निकाल दें। आए जरा इस एक्सचेंज के डाटा में आप ऊपर करंटली चले जाए जहां अपने ऊपर एग्जांपल लिखी थी। और जस्ट अगर आपने कंसंट्रेट किए तो इंशाल्लाह बात ज़्यादा अच्छे तरीके भी समझ आएगी। बल्कि मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आपने सोचा तो शायद आपकी तरफ से मुझे सजेशन आ सकती है। तो ये जो अभी डाटा हमने लिखा था एक्सचेंज वाला, उसको अब हम देख रहे हैं और डिसाइड ये करना है कि क्या ये दोनों एंट्रीज एज इट इज़ रहनी चाहिए या इसमें कोई डिफरेंस आना चाहिए नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ, आप फिर बताइएगा। ये पहले दूसरी एंट्री देखें, तो डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, इसकी जगह मैं अगर इस क्वेश्चन के मुताबिक मशीन कर दूं तो एतराज़ तो नहीं करेंगे? चले एसेट ही रहने देता हूँ, मशीन है एसेट है जो भी है। जी आप बताएं जी, ये एंट्री इस सिचुएशन में, एक्सचेंज वाली सिचुएशन में, पुराने एसेट वाली एंट्री एक्सचेंज वाली सिचुएशन में सेम रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी? मत डरें, थोड़ी टेंशन फ्री रहें। सेम रहेगी, किस अमाउंट से होगी? 450 से। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। आई होप के मुझे बता इसलिए नहीं रहे कि ऐसे ही थोड़ा सा डर रहे थे, बल्कि वैसे मेरे से डरने की क्या बात है। क्या ये एंट्री एज इट इज ही रहेगी? पुराना एसेट डब्ल्यूडीवी पे बुक्स में है तो 450 से ही एंट्री होनी चाहिए। ओके है प्लीज? ओके है सर। अब दोबारा एग्जाम्पल का डाटा देखें। अगर बेचते, अब फुल कंसंट्रेट यहां करना था, अगर एक्सचेंज की बजाय कैश पे सेल करते, सेंटेंस रिपीट करें मेरा सर, सब कर दें सर प्लीज, सब कर दें। अगर एक्सचेंज की बजाय कैश पे, तो हुक्म करवाएं, हुक्म करें इस एग्जांपल के मुताबिक कितना मिलता? अगर एक्सचेंज की बजाय कैश पे सेल करते तो 2,20,000 से एग्रीड है? क्या एंट्री होती? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। ये होती या हुई है? होती। टेंशन ना ले, अभी होनी है या नहीं अभी बात करता हूं। ये किस सिचुएशन में होती? तो अगर एक्सचेंज ना होता, डिस्पोजल होता, तो ये बहस खत्म हो गई। लेकिन अभी तो बात इस एंगल से तो खत्म नहीं हुई। ठीक है प्लीज। अब यहां क्या हुआ है, ये हम थोड़ा सा मुझसे सुने, थोड़ा सा मुझसे सुने। ये नया एसेट कितने का है? क्या इसने रिकॉर्ड होना? डेबिट होना। इसके अगेंस्ट पैसे कितने दिए हैं? तो कैश ने भी क्रेडिट होना। तो फर्स्ट एंट्री में डिफरेंस महसूस हो रहा है। क्या वैसे 2,20,000 को एक दफा दोबारा देखें जरा, क्या ये 2,20,000 हम कैश ले सकते थे अगर बेचते? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, अब फुल कंसंट्रेट जरा, 6 लाख की मशीन आप जेन में लाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 6,80,000, सॉरी 6 लाख वाली मशीन, 6 लाख वाली मशीन हमने खरीदते हुए 3,80,000 कैश दिया और 2,20,000 कैश लेने की बजाय
6 लाख वाली मशीन जरा जहन में लाए। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग 6 लाख की मशीन खरीदते हुए हमने 6 लाख में से, जस्ट अ सेकेंड, 6 लाख में से 3,80,000 की मशीन कैश देके खरीदी है और 2,20,000 की मशीन पुरानी मशीन देके खरीदी। 6 लाख से मिला है। डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मशीन आई है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली उसके 2 हिस्से हो सकते हैं तोड़े बगैर। 3,80,000 कैश दे के खरीदा, अप टू द एक्सटेंड ऑफ 6 लाख में से अप टू द एक्सटेंड ऑफ 3,80,000 कैश दे के मशीन खरीदी है और 2,20,000 नई मशीन पुरानी मशीन दे के खरीदी। नहीं समझ आई? नहीं अभी नहीं आई, अभी सही नहीं, अभी सही नहीं, जस्ट एक। आप बताएं मेरी सेंट्री में कोई कैश डेबिट हो ना, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी सेंट्री में मशीन डेबिट होनी है, आप बताएंगे कितने से डेबिट होनी है? 6 लाख बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा मैं अभी बताता हूं। आप जरा क्रेडिट साइड में हैं, कैश सेंट्री में कैश क्रेडिट होना कितना? 3,80,000। 6 लाख नहीं, 3,80,000 कैश जा रहा है। तब एक सेकंड के लिए ये तो दरमियान वाले 2 हेड्स हैं, जस्ट एक सेकंड के लिए इसको 1 मिनट इग्नोर करें। कौन से वाले? जो दरमियान में इस बॉक्स के अंदर है। बॉक्स के बाहर ऊपर मशीन है, नीचे बताएं क्या है? कैश है। इस कैश के अगेंस्ट मशीन कितनी डेबिट हो रही है? क्या इस कैश के अगेंस्ट मशीन 6 लाख से डेबिट हो रही है, या इस कैश के अगेंस्ट मशीन 3,80,000 से डेबिट हो रही है? मैं अभी बात पूरी नहीं मैंने की, मैं थोड़ा सा सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं। इस 3,80,000 की सिंपल अगर अलग एंट्री की जाए तो मशीन डेबिट है और कैश क्रेडिट है, लेकिन यार मशीन तो 6 लाख की है। अब मेरे आखिरी वर्ड सुना जरा, क्या जो 2,20,000 बीच में है वैसे 2,20,000 कुछ, क्या 2,20,000 तक मशीन कितने तक इसका हम कैश पकड़ सकते थे? और अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमने 2,20,000 कैश पकड़ने की बजाय मशीन पकड़ ली है, हमने कितने वाली मशीन पकड़ी है? वो किससे पकड़ ली? 3,80,000 तो कैश दी है। 3,80,000 तक की मशीन हमने कैश दे के ली है और 2,20,000 तक की मशीन कैश ना लेके ली है। कैश ना लेके वो मशीन ली है। नहीं वर्ड सही नहीं मेरे, सही हो गए लेकिन आपको नहीं समझ आया। नहीं एक दफा दोबारा ट्राई। मशीन टोटल कितने की है? कैश कितना दिए? यार 6 लाख की मशीन 3,80,000 में कैसे मिल गई? 2,20,000। बेटा इस तरह नहीं करनी करें सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन अब मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर बुरा ना मनाइएगा प्लीज़। मेरा ख्याल है एक भाई आगे आ जाए मेरे पास, आप ही हैं जो समझ गए। अब इधर उधर देखने की बजाय ये ज़रा कोई चेयर ज़रा देखिएगा, ज़रा दरम्यान में करना है कोई, इधर इधर आ जाए बेटा प्लीज़। इस तरह तो नहीं करनी करें, हमारी मशीन कब टूट गई है और आप बड़ी मुश्किल से मुझे जोड़ रहे हैं गरीब। प्लीज़ नई मशीन कितने की है? कैश कितना जा रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ फुल। क्या हम अपनी पुरानी मशीन के अगेंस्ट 2,20,000 कैश ले सकते थे? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमने वो कैश लेने की बजाय नई मशीन ही 2,20,000 की भी ले ली है, नहीं समझ आई? तो अगर मैं आपसे कहूं कि 380,000 कैश के अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है मशीन का, और बाकी जो हमने कैश डेबिट किया हुआ है, क्या इस कैश के अगेंस्ट भी मशीन ही डेबिट होनी है? क्या पकड़ने की बजाय
कितना ही क्या ही पकड़ लिया है, कैश पकड़ने की बजाय 2,20,000 तक की मशीन ही ले ली। हमने टोटल मशीन कितने की पकड़ी है? 3,80,000 कैसे उसने हाथ लगाने दिया हमें? कैश लेके और बाकी 2,20,000 कैश की जगह मशीन ले ली। तो इन अदर वर्ड्स मशीन 6 लाख से डेबिट होनी है, लेकिन 3,80,000 कैश के अगेंस्ट और 2,20,000 कैश की जगह डेबिट हो। इन अदर वर्ड्स अब अगर इस एंट्री को इकट्ठा देखा जाए तो क्या मैं मशीन डेबिट 6 लाख कह सकता हूं? तो इस तरह से बेटा ये कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। क्या ये मेरी एंट्री बैलेंस है? सर एंट्री बैलेंसेस है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग 3,80,000 कैश दे के मशीन आई है और सेंटेंस मेरा जरा पूरा करें और बाकी 2,20,000। मेरा शायद वर्ड्स ये हैं कि बाकी 2,20,000 की मशीन बगैर कैश लिए आई, अपना कैश जो हम ले सकते थे। अच्छा इस तरह करूं, मैं इस तरह वर्ड्स बोल देता हूँ, कैश डेबिट की जगह मशीन डेबिट, ठीक है? अप टू द एक्सटेंड कितनी? 2,20,000 कैश डेबिट की बजाय हमारी नई मशीन ही डेबिट। अब ये ठीक है? प्लीज एंट्री एनी कंफ्यूजन लिखे। ये बीच में ये डिस्पोजल अकाउंट कहां से बढ़ आ गया? एक सेकंड लिखने से पहले एक अपने जहन में जरा डिस्पोजल अकाउंट बनाया, जरा एक सेकंड लिखने से पहले जरा कंफ्यूजन क्रिएट अगर हो रही है तो पहले एक सेकंड अपने जहन में एक डिस्पोजल अकाउंट बनाए और एक ऊपर फिगर एक नीचे। ये 2,20,000 डिस्पोजल अकाउंट में किस तरफ आएगा? ये है वैसे क्या, किसी को पता है इसका नाम क्या है? 2,20,000 का नाम मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। ये वही 2,20,000 ढूंढे कहीं ऊपर, ढूंढे इस करीब का नाम ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। क्या मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट और WDV के कंपैरिजन से एक्सचेंज में गेन लॉस आता है? तो 2,20,000 डिस्पोजल अकाउंट में प्लीज ट्राई करें, जहन में बनाए किधर 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 जाएगा? नीचे 4,50,000 ढूंढे, ये किधर आएगा? फुल कंसंट्रेशन दोबारा प्लीज बताया नहीं आप लोगों ने। 220 किस तरफ जाएगा? साइड पे 450। जहन में जरा बैलेंस करें, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड? लॉस बन जाएगा। हमारी इस केस में लॉस है, गेन है? WDV 4,50,000 है और डिस्पोजल में 2,20,000 मार्केट वैल्यू जा रही है, तो अभी डिस्पोजल अकाउंट भी बना लेते हैं। असल में एक्सचेंज में कैश के अगेंस्ट नहीं बेचा आपने, नए एसेट के अगेंस्ट ही अपने पुरानी मशीन को बेच दी है। एनी कंफ्यूजन? जी बड़ा स्टूडेंट्स, जी लास्ट लाइंस समझ आ गया बेटा आप लोगों को? उसमें हमने डिस्पोजल में अकाउंट का बैलेंस दिया, डिस्पोजल एक्सचेंज अकाउंट नहीं होता है। बेटा वर्ड डिस्पोजल ही यूज हो जाता है। डिस्पोजल कैश से भी, कैश में बेच के भी हो जाती है, पुराना एसेट दे के भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर डिस्पोजल अकाउंट ही वर्ड यूज होगा करेगा। असल में जब भी आपकी बुक्स में से कोई एसेट जा रहा हो बेचने की वजह से, डैमेज की वजह से या एक्सचेंज की वजह से, उसे डिस्पोजल बोल देते हैं। तो डिस्पोजल का वर्ड सिर्फ सेल के लिए नहीं है। अगर आपके जहन में आ जाए तो मैंने जब डिस्पोजल लिखा था तो उस वक्त मैंने ऊपर लिखा था समझ लें आप सेल, लेकिन क्वेश्चन अगर आप रिकॉल करें उसमें सेल भी हो जाती है, डैमेज की वजह से भी, एक्सचेंज भी, डिस्ट्रॉय भी है। तो इन अदर वर्ड जब भी हमारी बुक से एसेट क्रेडिट हो रहा होगा तो वो डिस्पोजल कहलाती है, और उस वक्त हम चेक करेंगे कि क्या एसेट के जाने से हमें कोई गेन या लॉस तो नहीं हो रहा, तो फिर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो डिस्पोजल का वर्ड ज़रा जनरलाइज यूज हो जाता है एक्सचेंज में भी, सेल में भी। जी एनी अदर कंफ्यूजन प्लीज? मेरा ख्याल है जब क्वेश्चन कहना चाह रहे हो मैं समझ गया, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। फिगर्स की जरूरत नहीं। बेटा अगर एक ओनर के दो डिफरेंट बिजनेसेस भी हैं तो इवन देन हर बिजनेस की काउंटिंग अलग हो। तो वो फॉर एग्जांपल बिजनेस A भी है
तो बिजनेस ए में देखा जाएगा कि इसकी डब्ल्यूडीवी क्या है और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और यहाँ डिसीजन होगा ये गेन हो रहा है लॉस होगा, तो बिजनेस ए में एक एंट्री हो जाएगी। अब वो अगर बिजनेस बी में एसेट जा रहा है तो वो जितना कैश दे रहा होगा उस हिसाब से बिजनेस बी में मार्केट वैल्यू के बेस पे एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। अब यह जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल था कि आपको शायद क्लियर है। ज़रा एक मिनट में बात ज़रा सबके सामने रखता हूँ। ये सब छोड़ें जी प्लीज़, सब छोड़ दें एक मिनट। ये मैंने एक एंट्री लिखी है न्यू मशीन डेबिट, एक सेकंड प्लीज़ छोड़ दें सारे। मैंने इसके साथ ब्रैकेट में लिखा कॉस्ट, लेकिन इसको भी देखने से पहले आप वैसे ही कुछ चीज़ें इनमें लाएं ज़रा। लेट्स से हम आपको मोबाइल अगर परचेज करें, सपोज उसकी 80,000 रुपीज़ का मोबाइल है, क्या ये 80,000 उसकी मार्केट वैल्यू है? कम ऑन यार सर। अच्छा चले एक थोड़ा सा और पीछे चलता है। आपने मोबाइल खरीदना, आप कहाँ जाएंगे? मार्केट में जाएंगे, मार्केट में किसी शॉप में जाएंगे, तो जहनी तौर पे पहुंच जाना किसी शॉप में। अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको मोबाइल पसंद आया 80,000 का है, डैडी ने पैसे दिए थे वो आपकी जेब में, बस आप सीरियस करेंगे बेटा। मार्केट में अगर जाएंगे तो क्या चीज़ें मार्केट प्राइस पे मिलेंगी? तो 80,000 मार्केट वैल्यू है। जब आप उसे खरीद लेंगे तो आप उसे कहेंगे ये मेरी परचेज कॉस्ट है। किसको? नहीं, मोबाइल को नहीं बेटा, मोबाइल तो आपका, चले पता नहीं वो एसेट है या क्या, उसको एक सेकंड छोड़ दें। 80,000 को खरीदने के बाद आप क्या कहेंगे? आप मेरी परचेज कॉस्ट है, या चले परचेज वर्ड ना भी लगाएं, कोई आपसे पूछे कितने का, आप कहेंगे यार मुझे 80,000 का पड़ा है। आप बताएं आप एंट्री क्या करेंगे? मोबाइल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? अब वो 80,000 आपको आपके लिए कॉस्ट कहलाएगी, थी वो मार्केट वाली। एक सेकंड के लिए वो शॉप कीपर के एंगल से सोचा, उसने 80,000 पे बेचा है, क्या एंट्री करेगा वो? कैश डेबिट सेल क्रेडिट। वो इस 80,000 को क्या बोलेगा? सेल प्राइस, सेल प्राइस बोलेगा। तो ये 80,000 मार्केट वैल्यू है, खरीदने वाला उसे कॉस्ट कहेगा, बेचने वाला सेल प्राइस कहेगा। तो वही मार्केट प्राइस हमारी कॉस्ट है, हम खरीद रहे हैं। सर जी अगर बिजनेस दो हैं, इधर कहेंगे आप सेल प्राइस, उधर कहेंगे कॉस्ट प्राइस। सर जिस 80,000 ले लेते हैं हम, छोड़े इस एग्जाम्पल को, फर्ज करें 80,000 का है वो, इधर इधर वो 80,000 सेल प्रोसीड्स हैं। एक्सचेंज किया क्या किया? चलिए ये बता दो। उठा के, सर जी ऐसे तो नहीं ना होता, आप उठा के जो मर्जी करते रहे, लेकिन एक सेकंड सर मुझे मौका तो दें जरा। अब आपने एक बात की है, दुनिया हंस पड़ी, मतलब चांस तो दें सर, मैं चांस से समझे। अब जिस तरह के बेटा आप वर्ड यूज कर रहे हैं ये तो डॉक्टर साहब भी यूज कर लेंगे, लेकिन लेट्स बी एन अकाउंटेंट। अब मैं इधर एक अकाउंटेंट बनता है, अगर तो ये बिजनेस एक ही है तो फिर तो इधर से उठाएं, उधर उठाएं, उधर उठाएं, इधर उठाएं, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक, अब कंसंट्रेशन से सुनिएगा जी प्लीज। लेट्स अज्यूम एक बिजनेस में 2 स्टोर रूम है, 2 गोदाम है, एक ही बिजनेस के 2 गोदाम है। आप चीजें एक गोदाम से उठा के दूसरे गोदाम में लेके जाएं, एंट्री बताएं, कोई करने की जरूरत नहीं है। 3 गोदाम है, एंजॉय कर रहे हैं, 25-30 गोदाम है, तो ये तो सिंपली क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। सर मौका तो दें आप। नहीं ये बात ठीक है। तो अगर एक ही बिजनेस है उसमें जितनी मर्जी दुकानें हैं या गोदाम है, फिर तो चीजें आप जस्ट कहेंगे इधर उधर ही हुई है। लेकिन अगर बिजनेसेस डिफरेंट है, तो चाहे एक ही ओनर के डिफरेंट बिजनेसेस हैं, तो हम अकाउंटेंट से होते हैं, हर बिजनेस की काउंटिंग अलग करते हैं। बिजनेस 1 अलग, बिजनेस 2 अलग। अब अगर एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में लेके जा रहे हैं और चाहे ओनर सेम है, तो अब हम ये नहीं कहेंगे इधर से तो उधर जा रहा है, इधर से उधर फिर कैसे जा सकता है? इस बिजनेस की चीज अगर उस बिजनेस में जा रही है, बिजनेसेस अलग हैं, तो ये बिजनेस बेचेगा और वो बिजनेस खरीदेगा, फिर तो ये को डॉक्टर साहब भी कह सकते हैं इधर उधर ही जा रहा है। तो उन डॉक्टर साहब को भी हम रिलैक्स कहेंगे, डॉक्टर साहब आप रिलैक्स करें,
और बात को समझने की कोशिश करें। बिजनेस और हो गया तो बिजनेस 1 में सेल रिकॉर्ड होगी, पता चलना चाहिए बिजनेस 1 की चीज़ कहाँ गई, कितने की गई, और डेफिनेटली फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। मार्केट वैल्यू की बेस पे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, और बिजनेस 1 में कोई गेन लॉस है उसके एसेट का अलग रिकॉर्ड रखेंगे। और थोड़ा सा अगर और बात को फैला लें, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि बिजनेस 1 के ओनर सारे वही ना हो जो बिजनेस 2 में। तो इधर अलहदा पूरा हिसाब किताब होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस टोटल कितना है, और डेफिनेटली फिर बिजनेस 2 में फिर एक नया एसेट खरीदा गया है तो उधर एक अलहदा एसेट डेबिट होगा। अगर एक ही बिजनेस है तो फिर तो एसेट क्रेडिट एसेट डेबिट की कोई बहस नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट बिजनेसेस हैं तो चाहे सेम ओनर्स हो या डिफरेंट ओनर्स हो, हम हमेशा अकाउंटिंग बिजनेस वाइज अलग अलग करते हैं। हर बिजनेस की अलग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनेगी, उसमें किससे अगर कोई एसेट गया है तो देखा जाएगा कितने वाला एसेट मीन्स कितनी डब्ल्यूडीवी वाला एसेट कितने पे बेचा है, और ऑब्वियसली अगर ये बेचा तो फिर मार्केट वैल्यूज पे बिकेगा। तो बिजनेसेस से अगर फिगर एक बिजनेस से कोई चीज़ दूसरे बिजनेस में जा रही है तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि इधर से उधर ही गया, फिर जिधर से गया उधर सेल रिकॉर्ड होगी और जिधर गया उधर परचेज रिकॉर्ड होगी, और डेफिनेटली ये ट्रांजैक्शन की इन वैल्यूज पे रिकॉर्ड होगी, मार्केट वैल्यूज पर। उस वक्त देखा जाएगा जो चीज़ भेजी जा रही है तो कितनी मार्केट वैल्यू की है, और ये अज्यूम किया जाएगा इतने पे बेची गई है, और जिस बिजनेस में गई है उसमें ये देखा जाएगा कि ये उसमें ये अज्यूम किया जाएगा कितने की थी, और देर पर वहाँ कॉस्ट बन जाएगी। यहाँ जो मार्केट वैल्यू होगी वो बिजनेस 1 में सेल प्रोसीड सॉर्ट ऑफ होंगी, और उधर जाके वो परचेज कॉस्ट होगी। अब ठीक है प्लीज। तो अगर बिजनेस एक है फिर तो चीज़ें ट्रांसफर होना एक अलग बहस है, लेकिन अगर डिफरेंट बिजनेसेस हैं तो फिर ये नहीं कि चीज़ इधर से उधर होगी, फिर जिधर से गई है उधर सेल है और जिधर पहुंची उधर परचेज है। और सेल परचेज आप भी लॉजिकली सोचना एक सेकंड, क्या सेल परचेज हमेशा सेल प्राइस पे मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड होगी? अगर आपने कभी भी चीज़ बेचनी है तो किस प्राइस पे बेचेंगे? लेकिन जब बेच देंगे आप क्या कहेंगे, ये मेरी सेल प्राइस है। जो खरीद रहा होगा खरीदने के बाद क्या कहेगा, तो वो जो मार्केट वैल्यू है वही बेचने वाले के लिए सेल प्राइस है और खरीदने वाले के लिए कॉस्ट बन जाएगी। तो मैंने यहाँ जो कॉस्ट लिखा है क्या इसका मतलब मार्केट वैल्यू कहना चाह रहा हूँ? लेकिन क्या चीज़ ही क्या बन गई किस वक्त, मार्केट वैल्यू ही कॉस्ट बन गई एट द टाइम ऑफ परचेज। अब ठीक है प्लीज, या क्वेश्चन कुछ और था? नहीं, अब समझ आ गई बात जी? एनी अदर कंफ्यूजन? जी मेरे सामने एक क्वेश्चन है कि अगर ओनर जो है वो गुड्स की ड्राइंग कर ले तो ड्राइंग्स डेबिट है, गुड्स क्रेडिट है, पता नहीं जिस तरह भी पढ़ा हुआ अपने पीरियोडिक परपेचुअल लेने देते हैं। ड्राइंग्स डेबिट, चीज़ें लेके जा रहे हैं जी, एंट्री बताएं। ड्राइंग्स डेबिट नहीं बेटा, डिस्पोजल शायद नहीं है, अपने बचपन में पढ़ी होंगी एंट्री। परचेज के लिए क्रेडिट, अमाउंट बताएं किस अमाउंट, ये कॉस्ट ही पड़ा होगा आपको। अब ये कुछ सेल नहीं हुई है, अगर ओनर बिजनेस की चीज़ें ले जाए उसे हम सिर्फ ड्राइंग्स के तौर पे एट कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं। सेल कब होती है, जब किसी थर्ड पार्टी को चीज़ें बेचते हैं। तो अगर बिजनेस का ओनर चीज़ें ले जाए, इस तरह ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, कैश ड्राइंग्स की एंट्री कैसे है, और अगर कैश के अलावा वो कोई चीज़ लेके जा रहा है, कोई गुड्स लेके जा रहा है, तो ड्राइंग्स डेबिट, कैश की जगह परचेजेस का हेड अब जब गुड्स होंगी तो तब बनाते होंगे। अगर बिजनेस की व्हीकल ले जाए तो ड्राइंग्स डेबिट, व्हीकल वगैरह क्रेडिट। ठीक है, ठीक है प्लीज जी। एनी अदर कंफ्यूजन? सर आप एग्जांपल दें। नहीं, इसको छोड़ दें, इसकी बात मैं करता हूँ, रियल लाइफ में बात कर लेते हैं ना। आपने क्या वर्ड यूज किया, मार्केट वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा हो सकती है, हुक्म 1 लाख मार्केट वाली है सपोज, आप बताएं। इसको जरा थोड़ा सा रिलैक्स होकर एक सेकंड प्लीज ही, अब अगर बात हो रही है तो इसको फाइनली कर लें। अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं मार्केट से तो पहले ये फाइनल करके मुझे बताएं आपको मार्केट में चीज़ कितने की मिलेगी। आप छोड़ दें कॉस्ट और सेल प्राइस छोड़ दें, क्या अगर कोई भी चीज़ आपने खरीदनी है आपको मार्केट प्राइस में मिलेगी? पहले ये एक सेकंड ये वाली लाइन सोच लेना। अच्छा, मार्केट प्राइस किस प्राइस को कहते हैं? मार्केट प्राइस उस प्राइस को नहीं कहते हैं जो समटाइम्स बेचने वाला शुरू में बताता है। तो एक बार्गेनिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो जानबूझ के ज्यादा बताता है,
क्योंकि उससे पता होता है, मेरा जैसा जैसे बंदा देखता है कि इसने जानबूझ के कम बतानी है, तो ना मार्केट प्राइस वो होती है जो वो शुरू में बताता है, और ना ही मार्केट प्राइस हमारी वाली होती है जो हम कम से कम बताते हैं। मार्केट प्राइस असल में वो प्राइस होती है जिस पे निगोशिएशन के बाद सेलर और बायर एग्री कर जाते हैं, तो वो मार्केट प्राइस है। अब क्या आप उसी प्राइस पे खरीदेंगे? अब उसके बाद आप और क्या करेंगे? आप पूरी कोशिश कर लेंगे ये कम हो जाए, वो पूरी कोशिश कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, निगोशिएशन हो जाएगी, फिर अगर आप वो प्राइस आप नहीं देंगे तो वो नहीं बेचेगा। तो मार्केट प्राइस मीन्स वो निगोशिएटेड प्राइस जिस पे प्रोडक्ट बिक रही है। तो सम टाइम वो जानबूझ के एक्स्ट्रा भी लेते हैं, एक्स्ट्रा भी बता देते हैं, फिर हम भी निगोशिएट करते हैं। तो फाइनली जो निगोशिएटेड प्राइस होती है वो मार्केट प्राइस है, और उसको फिर आप खरीदने के बाद कॉस्ट कहेंगे, उसी को बेचने के बाद वो सेल प्राइस कहेंगे। हाँ, बाकी कोई अगर अनइन्फॉर्म्ड कस्टमर है तो उससे वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा भी ले लेते हैं, लेकिन आप अनइन्फॉर्म्ड कस्टमर नहीं हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप पूरी निगोशिएशन करेंगे, खरीदने से पहले पूरी मार्केट की रिसर्च भी करेंगे, और फिर उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लेंगे। तो बिजनेस में जब आप बिजनेस कर रहे होंगे फिर तो हर चीज़ पे कॉन्शियस होंगे आप, और बेस्ट प्राइस पे ढूंढेंगे। तो वो जो बेस्ट मार्केट प्राइस है खरीदने के बाद फिर हमारी कॉस्ट है। अब ठीक है प्लीज। और बेचने वाला उसी को क्या कह रहा होगा, ये पहले ये भी सोच लें, क्या जिसको हम अपनी कॉस्ट कह रहे होंगे बेचने वाला उसे सेल प्राइस कह रहा होगा? हमने खरीदा है, उसने बेचा है, हम खरीदने के बाद कह रहे हैं मुझे इतनी ये चीज़ इतने की पड़ी है, वो इस प्राइस पे बेच रहा है, वो अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा। अब ठीक है प्लीज, ये एनी अदर कंफ्यूजन? प्लीज एनी अदर कंफ्यूजन? चलिए कंप्लीट करें। कंप्लीट करने का मतलब जरा राइट साइड पे बताएंगे क्या करूं मैं? अच्छा एक सेकंड ठहरे ठहरे ठहरे, आप जरा मुझे पुरानी एंट्रीज रिवाइज करवा रहे थे, किसी को याद है सर? आ जाए सही तरह जरा कंप्लीट कर लें जरा जी। एक सेकंड, पुरानी एंट्रीज अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग है। चलें जी, आप प्लीज दोबारा इधर फोकस करें। तो पहली एंट्री क्या है? अब एक सेकंड रुके जरा इस पर। तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट वाली एंट्री ही जरा लेफ्ट साइड देखें, क्या दो उधर भी यही एंट्री थी पहले? तो वो एंट्री तो एज इट इज जिस तरह चेंज हुई है उसी तरह ये कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट वाली एंट्री इस तरफ भी चेंज हो जाएगी। नहीं समझ आया क्या कहा? तो इधर देयरफॉर कौन सी एंट्री एज इट इज आ जाएगी? मशीन डेबिट कितने से? 6 लाख मीन्स जितने की खरीदी है पूरी करवा दें एंट्री। डिस्पोजल क्रेडिट बाय 2,20,000, कैश क्रेडिट बाय 3,80,000। कुछ समझ आ रहा है प्लीज? सिर्फ कौन सी एंट्री चेंज हो रही है? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट वाली एंट्री बदल के ये वाली हो गई है। अब आए जरा नीचे, क्लियर है? नीचे वाली बताएं, बदल जाएगी? बदल जाएगी सर? नहीं बेटा, एंट्री नहीं बदलेगी। एंट्री की सिर्फ क्या बदल जाएगा? कौन सी की बजाय कौन सी अमाउंट आ जाएगी? कॉस्ट की बजाय ये एंट्री कितने पे हो जाएगी? सवाल देख के बताएं जरा। कॉस्ट या डब्ल्यूडीवी? कॉस्ट की फिगर बता दें, 12 लाख, और सहज दें, बात पूरी करवा दें। और ये एंट्री कॉस्ट पे होने की वजह से कौन सी एंट्री और हो जाएगी? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कितने से? फिगर 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 प्लीज, 7,50,000। लेट मी प्लीज एक सेकंड रिवाइज दोनों एंट्रीज जरा इकट्ठी देखें, लेफ्ट और राइट साइड पे। फर्स्ट एंट्री बेटा एज इट इज है, और सिर्फ डब्ल्यूडीवी पे जो लेफ्ट साइड पे एंट्री लिखी हुई है उसके सामने कॉस्ट पे एंट्री आ जाने की वजह से राइट साइड पे फिर एक एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की एंट्री हो रही है। इन अदर वर्ड्स, एक सेकेंड, पुराने एसेट की एंट्रीज एज इट इज है, चाहे सिंपल डिस्पोजल हो कैश के अगेंस्ट या एक्सचेंज हो, सही कह रहा हूँ, और नए एसेट की एक एंट्री बीच में ऐड हो रही है कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट वाली एंट्री की बजाय। क्लियर है सर? अब लिखें, सुन लिया करें यार, एक मिनट क्या हो गया। और लिख के काइंडली जरा फाइनली बता दें कोई अगर अभी भी कंफ्यूजन रह गई है। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर डिस्कस करें,
वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। जी सर, सॉरी कहाँ से आवाज़ आ रही है? जी बेटा इसको सोच लेते हैं यार, आप बताएं, माशाल्लाह आप लोग मेरे से ज़्यादा। सेंटेंस रिपीट करें ज़रा। आप मुझे ये बताएं कॉस्ट किसे कहते हैं? हाँ जी, अब आप इसको ज़रा थोड़े से वर्ड ज़रा डिफरेंट करके सोचें। क्या ये हो सकता है कि आपने कम पे परचेज कर ली हो, मार्केट वैल्यू से कम पे परचेज कर ली, ये अब आपका तो ख्याल है लेकिन आप सेलर को नहीं पहचाने। ये हो सकता है कि सेलर अपनी चीज़ मार्केट वैल्यू से कम पे बेच दे। नहीं वो तो मार्केट वैल्यू उस दिन की बात हो रही है ना, ये थोड़ी बात हो रही है कि कुछ अर्सा पहले मार्केट वैल्यू और थी और अब और है। ये तो ठीक है, लेकिन जिस वक्त आप चीज़ खरीद रहे हैं, क्या आप उस वक्त चीज़ को मार्केट वैल्यू पे खरीद रहे होंगे? ये ज़रा सोचो। और अगर इस तरह नहीं तो ज़रा उस तरफ जाए, क्या ये हो सकता है बेचने वाला आपको अपनी चीज़ मार्केट वैल्यू से सस्ती पे दे दे? वो कस्में भी उठाएगा, झूठी भी उठाएगा, लेकिन बिजनेस कर रहा है। अल्लाह माफ़ करे, दुनिया मेरे जैसे लोगों से भरी हुई है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। लेकिन हकीकत क्या है? बिजनेस कर रहा है। कितने पे बेचेगा? मार्केट वैल्यू पे। और हम कितने पे खरीदेंगे? लेकिन मार्केट वैल्यू वो वैल्यू नहीं होती है जो इनिशियली मांग ली जाती है, वो जानबूझ के एक्स्ट्रा भी मांग ली जाती है। अगर आप आज खरीदेंगे तो आज की मार्केट वैल्यू पे खरीदेंगे और वो आपकी आज कॉस्ट है। कल जो खरीदेगा वो कल की मार्केट वैल्यू पे खरीदेगा, उसकी वो कॉस्ट है। आप अगर एक साल बाद बेचेंगे तो आप मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे, उस दिन की मार्केट वैल्यू पे। अब ये हो सकता है कि आपकी सेल वैल्यू और आपकी कॉस्ट वैल्यू में डिफरेंस हो, वही तो गेन लॉस है। सर जी, सर अकेले अकेले पढ़ाई की बातें जी नोट कर चुके हैं सर? जी एनी अदर कन्फ्यूजन? एनी अदर कन्फ्यूजन? चलिए क्वेश्चन ढूंढे जरा प्लीज। ये बुक सब है या नहीं है? नहीं है। कितने लोगों के पास बुक नहीं है आज जरा बताइएगा। ये कल कोशिश करें जरा, कल काइंडली कोशिश करें कि बुक सबके पास हो प्लीज। तो आज जो रिमेनिंग टाइम है जरा फिर हम क्वेश्चन तो कम से कम एक पढ़ लें जरा। ये आपके साथ एक ये जो चैप्टर था इसका पीडीएफ तो शेयर हुआ होगा, तो जरा चेक करें, मोबाइल में मिल जाएगा क्वेश्चन इस वक्त। जो मैंने पेजेस कॉपी दिए थे वो तो मेरे ख्याल सारे नहीं थे। ये अपने मोबाइल को जरा ओपन करें, पेज नंबर 10 ढूंढे जरा, ये जो पीडीएफ में। नहीं बेटा मेरा ख्याल है ये वाला क्वेश्चन नहीं है। पेज नंबर 10 प्लीज। मोबाइल लेके आते हैं साथ? यस सर, कम ऑन सर, मोबाइल के बगैर प्लीज क्या हो गया? ये प्लीज, क्या मोबाइल इन चीज़ों के लिए नहीं है, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है? ये पीडीएफ में पेज नंबर 10। बाकी ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरा ख्याल है मिल जाएगा यार। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग, अगर किसी के पास बुक है तो पेज नंबर 10 में करूँ शुरू। ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें बेटा प्लीज। अब साइलेंस पहन लिया, आपस की डिस्कशन प्लीज नहीं। रिक्वायरमेंट ढूंढने जरा इस क्वेश्चन नंबर 1 की। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स pertaining to means related to machines for the year ended 31st December 2017। अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग डेट बोलें प्लीज, प्लीज बोलें बोलें प्लीज। 1 जनवरी 17। 3 लेजर्स मांग रहा है, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। अब कॉस्ट का यहाँ मतलब एसेट अकाउंट मशीन का, मशीन की कॉस्ट का लेजर, ऊपर मशीन कह रहा था, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। ये गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, ये कौन सा लेजर है? डिस्पोजल अकाउंट, ऐसे ही है। फॉलोइंग लेजर, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल मींस डिस्पोजल अकाउंट मांग रहा है। जी रिक्वायरमेंट बेटा उसी तरह से है जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में थी। आ जाए फर्स्ट लाइन पर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट टू द मशीन्स ऑफ अकमल ब्रदर्स। पॉइंट नंबर 1,
The balance of the cost and accumulated appreciation of the machine as on 1st January 17 means ओपनिंग बैलेंसेस दे रहा है एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट के 8 लाख और 3,33,000. पॉइंट नंबर 2, a machine acquired on 1st January 14, acquired means purchased, having net book value means आप बताएं WDV. अब फुल कंसंट्रेट करना जरा यहाँ. A machine acquired on 1st January 14 having net book value of 31,935 on 1st January 2017 was sold for rupees 34,000 on 30th April 2017. एक सेंटेंस अभी बाद में और भी है, ये मैं बाद में पढ़ता हूँ. पहले यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है फुल स्टॉप तक 30th April 2017 तक, यहाँ तक काइंडली ये लाइन पॉइंट नंबर 2 वाली दोबारा पढ़ें, इंडिविजुअली तरफ पढ़ें, फिर मैंने एक दो चीज़ें पूछनी आपसे. ये आखिरी सेंटेंस अभी रहने दें. जी मशीन खरीदी कब थी? बोले सर प्लीज यार प्लीज. 1st January 14. ढूंढ के बताएं बेची कब है? नो 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 30th April 2017. WDV किस दिन की गिवन है? 1st January 17. डिस्पोजल डेट 30th April 17 है. बेची कितने की है? 34,000. रिक्वायरमेंट ज़हन में रख के 34,000 की एंट्री बताएं. कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट. डिस्पोजल कैश के अगेंस्ट है या एक्सचेंज की है? सोल्ड फॉर रुपीज. कैश के अगेंस्ट बेचा है, पुरानी बात है. तो कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट. 31,935. सवाल की रिक्वायरमेंट ज़हन में रख के पुरानी मशीन की एंट्री बताएं. पुरानी मशीन की एंट्री रिक्वायरमेंट ज़हन में रख के बताएं. नहीं बता सकते, भाई ने बिल्कुल सही इधर से कहा है. नीचे रिक्वायरमेंट बार बार कह रहा हूँ देखने को, क्या सेपरेट लेजर्स बने हुए हैं? तो WDV पे तो एंट्री नहीं होनी, ये तो कॉस्ट चाहिए होगी. तो ठीक है बोली तो जा सकती, लेकिन अमाउंट्स नहीं है. क्या WDV की बेस पे डिस्पोजल रिकॉर्ड होगी या कॉस्ट पे? और ये तो WDV है. और वैसे भी अगर सपोज नीचे WDV पे भी लेजर्स बनाने होते तो इवन देन जरा देख के बताएं फिर भी इस अमाउंट की एंट्री क्यों नहीं बोली जा सकती? हिम्मत जमानो, हिम्मत हिम्मत हिम्मत. ये उस दिन की WDV नहीं है जिस दिन डिस्पोजल हुई है. डिस्पोजल किस दिन हुई है सर? तो ये तो गिने जरा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने पुरानी WDV है. तो नंबर 1 ये WDV है जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वैसे ही कॉस्ट होनी चाहिए. और अगर ये WDV पे भी लेजर बना होता तो किस दिन की WDV चाहिए होती है डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट की एंट्री के लिए? ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल. ठीक है, तो कॉस्ट चाहिए जिस वक्त अवेलेबल नहीं है. और डेफिनेटली फिर 1st January 14 ढूंढना है परचेज डेट. 1st January 14 से लेके 30th April 17 तक के जो साल हैं इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होनी चाहिए. ठीक है प्लीज. तो नंबर 1 कॉस्ट नहीं है, और सेकेंडली सेपरेट लेजर होने की वजह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए होगी. तो टेंशन ना लें, रिक्वायरमेंट देख के ही पता चलेगा कि एसेट कॉस्ट पे क्रेडिट होना है या WDV पे. तो क्योंकि लेजर्स अलग बन रहे हैं इसलिए कॉस्ट पे एंट्री होनी है. तो टेंशन ना लें, अगर WDV हो और कॉस्ट निकालनी पड़ जाए तो एक रिवर्स वर्किंग भी पॉसिबल होती है. उसको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा. अब पॉइंट नंबर 2 की जो दूसरी लाइन है, सेकेंड लाइन, इसके जो एंड वाले वर्ड्स हैं ये ज़रा नए, इनको भी ज़रा ढूंढ के ज़रा पढ़ें. क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ. जी बेटा अब इसको पिछली लाइन से ज़रा लिंक करें. क्या बेच के कुछ मिला? बेच के कुछ मिला है सर, लेकिन 5,000 बेचने पे खर्चा भी हुआ है. तो बेचने का खर्चा, फॉर एग्जांपल किसी को कमीशन दिया है या कभी कैरीज आउटवर्ड्स वर्ड सुना वर्ड, एक होता है कैरीज इनवर्ड्स, मतलब परचेज रिलेटेड अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है. लेकिन चीज़ों को अगर आप बेचेंगे तो समटाइम्स
बेचने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर करनी पड़ सकती है। तो बेचने का खर्चा दिया हुआ है, 34,000 कैश आना है, सही कह रहा हूँ, और 5,000 कैश जाना है। तो अगर कभी ये सिचुएशन आ जाए तो सिंपली आपने इसे नेट ऑफ कर लेना है। नेट करके कितना बन जाएगा, और 29,000 की नेट करके बस आपने एंट्री कर लेनी है, कैश डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। तो अगर कभी डिस्पोजल का कैश रिसीव भी हो रहा हो और कोई डिस्पोजल कॉस्ट भी इंकर हो रही हो तो सिंपली उसे आपस में ये प्लस कर लो। वैसे कितना कैश इन होना है, 34,000 इन होना है, 5,000 डिस्पोजल का कैश आउट होना है। तो सिंपली 29,000 नेट ऑफ करके आपने एंट्री कर लेनी है, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। अलहदा एंट्री भी की जा सकती है लेकिन टाइम वेस्टिंग है। आप सिंपली अगर कभी ये सिचुएशन हो जाए, क्या है जी सिचुएशन, पैसे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, नेट ऑफ करें और नेट करके जो सेल प्रोसीड्स हैं उसकी एंट्री कर लेंगे। नेट करके अमाउंट कितनी बन जाएगी, सबने सॉल्व कर ली है, एनी कन्फ्यूजन? बाकी फिर इसको जब लिखेंगे तो मैं इंशाल्लाह दोबारा एंट्री भी आपके सामने लिखता हूँ। ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। 1 July 17 a machine was exchanged for a new machine. The balance of the purchase price was paid through a check of rupees 80,000. लिस्ट प्राइस का वर्ड जरा हाईलाइट कर लीजिएगा जी, 1 मिनट में बता देता हूँ। लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीन इज 1,30,000। अब ये लिस्ट प्राइस से भी जरा क्लियर हो जाएगी। जरा कोई चीज़ बेटा अगर आप परचेज करें किसी शॉप से तो सम टाइम वो जो बेचने वाला होता है आपको एक पेज देता है जिसपे उसके बिजनेस का नाम लिखा होता है, आइटम की डिटेल लिखी होती है और अमाउंट लिखी होती है। बेचने वाला आपको एक पेज सॉर्ट ऑफ, जिसे शायद इनवाइस वगैरह बोलते हैं, पेज देता है। उस पेज पे जो प्राइस लिखी होती है, कंसंट्रेट जरा, वो सेल प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस होती है? किसकी सेल प्राइस, किसकी परचेज प्राइस? फॉर एग्जाम्पल उस पेज पे अगर 1,00,000 रुपया लिखा हुआ है तो क्या ये आपकी खरीदने वाले की सेल प्राइस है? उसकी सेल प्राइस है, आपकी परचेज प्राइस है। तो लिस्ट प्राइस सिंपली मीन्स उस पेज पे जो लिस्ट हुई हुई है, जो शायद मार्केट वैल्यू होगी वंस अगेन, जिस पे आपने खरीदा है, आप उसे कॉस्ट कहेंगे। अगर आप लिस्ट प्राइस पे परचेज कर रहे हैं तो ये आपकी कॉस्ट है, और अगर आप लिस्ट प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो आपकी सेल प्राइस हो जाएगी। तो लिस्ट प्राइस सिंपली मीन्स जो इनवाइस के ऊपर प्राइस लिखी हुई है, और क्योंकि हम मशीन खरीद रहे हैं तो आप बताएं इसे कॉस्ट प्राइस समझें या सेल प्राइस समझें? हमारे लिए कॉस्ट है। एनी कन्फ्यूजन? लिस्ट प्राइस का मीनिंग जो सफ़े पे लिस्ट हुई हुई है, और सफ़े पे कौन सी प्राइस लिखी होगी, मार्केट प्राइस भी ठीक है। इन अदर वर्ड जिस पे हमने खरीदा होगा वो प्राइस उसने लिखी होगी, वो उसे सेल प्राइस कह रहा होगा, लेकिन अपने एंगल से हम उसे जैसे लिखा हो द लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन वाज 1,30,000 और बुक प्राइस वाज। सर ये बुक प्राइस क्या होती है सर, ये मुझे भी बताएं। सर एक तो लिस्ट प्राइस होती है, उस पे नेगोशिएशन होती है। तो नहीं यार वो नहीं, लिस्ट प्राइस उसको कहते हैं जो पेज पे लिखी हुई है। चलें एक सेकंड, इस तरह करते हैं, किसी दुकान में जाके ना कोई चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं, यहाँ बैठे बैठे किसी शॉप पे चलते हैं। क्या खरीदना है? अपना ज़रा मेंटल लेवल थोड़ा सा बढ़ाइएगा ज़रा, उनके बाद हमारी तरफ से भी आगे जा सकते हैं, वरना चनों के अलावा भी गेम आगे बढ़ सकती है। सबसे पहले ये अज्यूम करें कि आप किसी डिसेंट जगह पे बैठे हुए हैं, वरना गेम अगर आप लेके जाएंगे तो हम सब भी कहीं और ले जा सकते हैं। और आप अगर आप छुपने की भी कोशिश करेंगे तो हमने ढूंढ ही लेना है कि ये जो चने बेचने वाला है ये बंदा है कहाँ। तो बेटा आई रिक्वेस्ट, यकीनन आप बहुत मज़ाहिया भी हैं और बहुत ज़्यादा वो भी कर सकते हैं, मैं बहुत शर्मिंदा भी हो रहा हूँ, डर भी रहा हूँ आपसे, लेकिन काइंडली बाकी फिर कभी डरा लीजिएगा। क्लास में काइंडली अस्यूम करें कि हम एक अच्छी जगह पर बैठ के डिसेंट गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। आई होप कि ये अपनी टफ तो होगा, लेकिन इंसानों के साथ बैठने की कोशिश स्टार्ट की जा सकती है। तो बुरा ना मनाइएगा, मेरे पास माइक है और जब मैं बोलना शुरू हो जाऊंगा तो गेम ख़राब हो जाएगी। आ जाए चनों की बजाय कोई डिसेंट चीज़ बेच लेते हैं और ख़रीद लेते हैं। तो काइंडली प्लीज़ ऐसे ना करें। मैं वैसे ही मान लेता हूँ कि मैं हार गया हूँ, अब बहुत ज़्यादा मज़ाही हैं तो इतनी ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, सॉरी। मैं ज़रा तो लेट्स अज्यूम क्या ख़रीदना चाहते हैं, हिम्मत करें सर, हिम्मत करें। मोबाइल ही ठीक है मेरा ख्याल है। आई होप कि मोबाइल का हमें आइडिया है।
बी सीरियस, देखें इस तरह ना करें, छोटे भाइयों की तरह आप हैं। आई कैप, जब भी आपको देखता हूँ तो आई कैप का हॉल मेरे जहन में आता है। तो आई कैप के हॉल में जाने के लिए हमें अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करना होता है। तो इस वक्त हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारी जो मुलाकात हुई है इसमें सिर्फ और सिर्फ आई कैप है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में से आई कैप निकाल दें, जो अब शायद आप निकाल भी नहीं सकते, तो हमारी मुलाकात की कोई रीज़न नहीं है। तो हम यहाँ सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम यहाँ से कुछ सीख के जाएं। तो ठीक है, कभी कभी अगर इरेलीवेंट बात हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस डिस्कशन को अगर, लेकिन चलो मेरे ख्याल है मैं बात ख़त्म करता हूँ। बी सीरियस काइंडली। मोबाइल ख़रीद लें जी। सपोज आप मोबाइल पे ख़रीदने गए, क्या होगा पहला स्टेप? आप मोबाइल देखेंगे, पसंद करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये बात मार्केट वैल्यू अब लिस्ट प्राइस पे फंस गई, ये ख़त्म हो गई। आपको फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल पसंद आ गया, उसके ऊपर हो सकता है कोई प्राइस लिखी हो। अब कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जिन्होंने अपना ये रूल बनाया होता है कि हमने को बार्गेनिंग नहीं करनी। उसने जो भी प्राइस लिखी हुई है, क्या वो यही समझ रहा होगा कि मेरे इस मोबाइल की ये मार्केट वैल्यू है? अब आप उसी वही यही समझ रहा होगा। अगर आप बहस करेंगे तो वो शायद आपसे यही कह देगा कि नहीं, हमने बार्गेनिंग नहीं करते, आप किसी और शॉप में चले जाएंगे। लेकिन लेट्स अज्यूम किसी और शॉप में जाने की बजाय वहीं खरीद लें आप, तो वो उसके मुताबिक एक मार्केट प्राइस है। आप अगर उसी पर परचेज करेंगे तो वो उसे बाद में सेल प्राइस कह देगा, आप कॉस्ट प्राइस कह देंगे। अगर वो आपको कोई रसीद देगा तो क्या वही प्राइस उस रसीद पे लिखेगा? उसे लिस्ट प्राइस कह देगा। अब आ जाते हैं एक दूसरी सिनेरियो में जहां बार्गेनिंग हो रही है। हो सकता है प्राइस लिखी हो, लेकिन लेट्स अज्यूम चलें 90,000 लिखी हुई है। अब आप कहें नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए तो ये मुमकिन नहीं है, मैंने 75,000 देना। अब गेम शुरू हो जाएगी। उसने कितना कहा है पहले? अब 75। वो कहेगा अचानक मेरे जैसा बन जाएगा, यूटी खुदा ना खासा कसमें उठाएगा, नहीं नहीं सर जी जाने दें, पहले मैं लॉस पे बेच रहा हूँ। आप कहेंगे नहीं नहीं यार मैं तो वो हूँ, मैं शायद वो सब कुछ नहीं कर पा रहा जो आप सोच रहे हैं। लेट्स अज्यूम चलें, लेट्स अज्यूम बताएं अब कितने पे गेम खत्म होगी? लेट्स अज्यूम 80 पे खत्म, 80 पे बहस खत्म होगी। अब आपने क्योंकि लेक्चर्स लेने थे तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि मोबाइल लिए बगाया जाए। 80,000 पे सपोज ये आपने निगोशिएशन फाइनल कर। अब आपका बेटा वो जब रसीद बना के देगा तो वो हो सकता है 90 लिख दे, लेकिन साथ ही कहेगा फिर लेस डिस्काउंट। फाइनली 80,000 को लिस्ट प्राइस कहेगा, प्रेजेंट कर लेगा। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 लिख के 10,000 लेस करे, हो सकता है सिर्फ 80 लिखे। आप मुझे ये बताएं फाइनली आपकी कॉस्ट क्या है? या चलें आप इस तरह करें, आप ये बताएं आप कैश कितना देंगे? आप एंट्री बताएं ना, कहें ना। मोबाइल डेबिट कैश क्रेडिट 80 से 80,000 से। अब जरा सेलर बन जाए एक सेकंड, वो क्या करेगा? कितने से कितने से? कैश डेबिट 80,000, सेल 80,000। हाँ डेफिनेटली उसने खरीदा जिस प्राइस पे हो, उसने, किसने? सेलर ने। उसकी कॉस्ट प्राइस डेफिनेटली उस 80 से कम होगी, उसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट अभी भी रखा होगा, तो वो अपना प्रॉफिट जरूर कैलकुलेट कर रहा होगा, लेकिन उस प्रॉफिट से आपका कंसर्न नहीं। जब भी आपको चीज खरीदने जाते हैं ये राइट आपका नहीं होता कि आप शॉप वाले से पूछें आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। नहीं सीरियसली, मतलब मैं बिल्कुल सीरियस नोट पे कह रहा हूँ। मसलन हम ये कभी नहीं उससे पूछ सकते कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप वो हमें हमेशा सेल प्राइस बताता है, और यकीनन सेल प्राइस बताते हुए उसमें ज़रूर कोई अपना प्रॉफिट रख रहा होगा, तो वो उसने प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। लेकिन अब जो हमें वो रसीद बना के देगा वो उतने ही की बना के देगा जितने पे उसने बेचा है और उतने पे हमने खरीदा होगा। तो लिस्ट प्राइस सिंपली मीन्स वो प्राइस जिस पे अगर आप खरीद रहे हैं तो आपने परचेज किया है, और अगर आप बेच रहे हैं तो फिर आपकी ये सेल प्राइस है। तो लिस्ट प्राइस कब परचेज प्राइस बन जाएगी और कब सेल प्राइस बन जाएगी? अगर परचेजिंग हो रही है लिस्ट प्राइस पे तो हम इसे परचेज कॉस्ट कह देंगे, कॉस्ट कहेंगे, और जो बेचने वाला है वो सेल प्राइस कहेगा। ठीक है, क्लियर है सारा? तो लिस्ट प्राइस अगर कभी वर्ड आ जाए तो हम ये देखेंगे बस कि ये परचेजिंग की बात हो रही है तो परचेज कॉस्ट है, और अगर सेल की बात हो रही है तो सेल प्राइस है। ये बेटा क्या सर जी, ठहर दें सर, जहाँ एक एंट्री करके उठना सर, 1 मिनट है अभी। क्या आज हम लिस्ट प्राइस को समझने आए थे?
चले वो भी ठीक है, लेकिन एक एंट्री कर लेते हैं। ये लिस्ट प्राइस बताएं जी कितनी है? सर ये सवाल में से बताए ना यार। 80 नहीं है, 80 नहीं है, 80 नहीं है, 130 है जी। उठने से पहले जस्ट एक मुझे आपने एंट्री बस बतानी है। 130 क्या है? अब लिस्ट प्राइस रहने दें, बट कॉस्ट प्राइस है। पैसे कितने दिए? पिछली लाइन, पिछली लाइन, पिछली लाइन। और पैसे बाय चेक दिए। क्या ये नया एसेट एक्सचेंज हुआ पुराने के साथ? तो आपने बस ये जरा एंट्री मुझसे सुन के जरा अपने जहन में लेके बस जरा फिर फाइनल करना। नई मशीन कितने से डेबिट होनी चाहिए? 130, 130। कैश की जगह बैंक कर लें क्योंकि चेक इन्वॉल्व है। बैंक कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 80,000। अब अपना जरा रजिस्टर देखें, एक्सचेंज वाला अभी जो आपने लिखा, तो बीच में ये जो 50,000 का डिफरेंस आ रहा है, इस तो पूरी एंट्री क्या बन जाएगी? मशीन डेबिट 130, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 50,000 और कैश की जगह बैंक क्रेडिट 80,000। अब जो 50 हमने निकाला है, किसने निकाला है वैसे? ये 50,000 हमने कम क्यों दिए? ये पुराना एसेट दिए, तो ये 50,000 हमारे पुराने एसेट की मार्केट वैल्यू हो, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रेड इन अलाउंस। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा आप लोग इस तरह करें, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी बस एक सेकेंड, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर ही आपके पास होगा, पेज नंबर 4। तो ये एक छोटा सा होमवर्क रखना है, जो आज मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ रहा था, ये इंशाल्लाह फिर कल सॉल्व करेंगे। अच्छा अगर कल हम कोई टेस्ट भी छोटा सा रख लें, टाइम मिल जाएगा क्लास में, कोशिश करेंगे कि टेस्ट के लिए भी टाइम निकला है। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी हैं इनकी बेस पर ज़रा एक टेस्ट भी कल रख लेंगे क्लास के अंदर, ठीक है? फिलहाल क्लास में टेस्ट होगा, तो आप लोग जरा प्रॉपर रिवाइज करके आइएगा जितनी चीज़ें होंगी। अल्लाह हाफिज़। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया?